वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं देखो। हमने एक चीज़ सीखी थी कि ब्रिटेन ना अब कंपनी को ये बता देता है कि देखो आप आए तो थे ट्रेड पर्पस के लिए, लेकिन अब आपको ये बात समझनी होगी कि हम आपको इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। मतलब ये है कि अब आपको ट्रेड पर ध्यान ना देकर धीरे धीरे रूल करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा मोटो यही है, हमारा एम है इंडिया पे रूल करना। और हमने आपको मोहरा बना के भेजा है, आप गए हो इंडिया में तो स्टार्टिंग तो आप ही करोगे, है ना। तो नेक्स्ट एक और खुराफात इनके दिमाग में सूझती है और वो होती है इंडियंस को एजुकेट करने की। 1 लाख का बजट लेकर आते हैं इंडियंस के एजुकेशन के लिए, और वो भी किस टाइप की एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन। क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये पता था कि कल को हमें इंडिया पे रूल करना है, और इंडिया पे रूल करने का मतलब है कि इंडिया में बहुत सारे हमें ऑफिसर्स चाहिए होंगे, IAS ऑफिसर्स चाहिए होंगे या डिफरेंट लेवल के ऑफिसर्स चाहिए होंगे। तो हम कब तक ब्रिटेन से लेकर आएंगे, हमें तो इंडिया से ही उनको एम्प्लॉय करना होगा। ठीक है, तो इंडिया को संभालने के लिए जो ऑफिसर्स चाहिए होंगे वो पढ़े लिखे होने चाहिए, और वो वेद पुराण पढ़ के तो हमारे अंडर में काम कर नहीं सकते। तो उनको किस टाइप की एजुकेशन देनी होगी, उनको देनी होगी वेस्टर्न एजुकेशन। तो इसलिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 1 लाख का बजट लेकर आते हैं कि हम अब इंडियंस को एजुकेट करेंगे। और इंडिया को क्या लग रहा था कि ओ माय गॉड, ब्रिटिशर्स हमारे लिए इतने अच्छे हैं कि वो हमें ही एजुकेट करने आ रहे हैं। बट उनके पीछे का मोटिव क्या था, क्योंकि वो हम पर रूल करना चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि इंडियंस जो हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन उनको मिले, ताकि वहाँ से हम ऑफिसर्स भी निकाल सकें, प्लस उन पर रूल करना और ज़्यादा आसान हो जाए। क्योंकि जब हम उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन देंगे तो वो थोड़ा जेंटलमैन बनेंगे अकॉर्डिंग टू देम। राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का 7th एडिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हमने अपने पिछले लेक्चर में ये देखा कि क्यों हमें इंडियन पॉलिटी को पढ़ने से पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर ब्रिटिशर्स का आना और उनका हम पर रूल करना, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा असर रहा है। तो हमने ब्रीफ में कुछ इवेंट्स को देखा था कि ब्रिटिशर्स कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में ट्रेड करने के लिए इंडिया आते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका मोटिव चेंज होता है और वो रूल करने का सोचते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो 2 टाइप से इंडिया में रूल करते हैं। कुछ टाइम के लिए वो कंपनी रूल रहता है उनका, फिर ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करता है। कहने का मतलब है कि कंपनी जो है उसका काम खत्म हो जाता है और ब्रिटेन क्या सोचता है कि अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश जो कंपनी रूल है और जो क्राउन रूल है उसमें कुछ एक्ट्स लेकर आते हैं टाइम टू टाइम, तो उस एक्ट के थ्रू वो रूल कर रहे होते हैं। अब उन एक्ट्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बड़ा असर रहा, तो इसलिए हमें उन एक्ट को पढ़ना ज़रूरी था। तो हमने कंपनी रूल स्टार्ट किया था और कंपनी रूल में हमने 4 एक्ट्स को पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट एक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये 5th एक्ट होगा कंपनी रूल का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो देखो, हमने जब 1786 का एक्ट पढ़ा था तो हमने उसमें एक चीज़ देखी थी कि उस टाइम पे जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो गवर्नर जनरल बनता है, तो वो 2 डिमांड रखता है। ठीक है, उनकी पहली डिमांड होती है कि वो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है तो उस काउंसिल की पावर्स को कभी कभी ओवरराइड कर जाएं, और दूसरा उनकी डिमांड होती है कि वो कमांडर इन चीफ होना चाहते हैं। ठीक है, तो अब उस एक्ट से ये एक्ट रिलेट करेगा 1793 का। तो इसके फीचर्स जो हैं देखो, उसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव को ओवरराइडिंग पावर दी जाती है गवर्नर जनरल की काउंसिल पे, तो इसी पावर को एक्सटेंड किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। और किसको एक्सटेंड किया जाता है, बाकी जितने भी गवर्नर जनरल हैं या जनरल गवर्नर्स हैं या फिर प्रेसिडेंसीज हैं। ठीक है, प्रेसिडेंसी यहाँ कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश इंडिया था ना वो 3 प्रेसिडेंसीज में टूटा हुआ था, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तो और जो भी लोग हैं ना उनको भी ये पावर दी जा रही है। अब आपके पास भी ओवरराइडिंग पावर है, आप भी चाहो तो काउंसिल की बातें कुछ स्पेशल केसेस में नहीं मान सकते हो। ठीक है, आपके पास वो ओवरराइडिंग पावर है कि आप उसको ओवरराइड कर सकते हो। तो ये पावर अब एक्सटेंड कर दी जाती है बाकी गवर्नर जनरल्स को, गवर्नर्स को और प्रेसिडेंसीज को। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फीचर होता है कि जो गवर्नर जनरल है अब उसको और ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाता है और ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है उसका सबऑर्डिनेट्स पे। अब यहाँ पे देखो, हम बात यहाँ कर रहे थे कि बात यहाँ बंगाल की कर रहे हैं, है ना। बंगाल जो है वो सेंट्रलाइजेशन जब स्टार्ट करते हैं तो हम बंगाल से स्टार्ट करते हैं, बाकी हम सबऑर्डिनेट किसको बनाते हैं, मद्रास और
बॉम्बे को, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अब बंगाल का जो पावर है या बंगाल का जो कंट्रोल है वो मद्रास और बॉम्बे पे और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है यहाँ पे एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी फॉर 20 ईयर्स। देखो हमने ये देखा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है ना ट्रेड करने के लिए, तो उसकी यहाँ पे मोनोपोली होती है। मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिले होते हैं, वहाँ से और कोई कंपनी आके यहाँ पे ट्रेड नहीं करती है। तो ये जो मोनोपोली है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 20 सालों के लिए और बढ़ा दी जाती है। मतलब ये है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी 20 साल तक और यहाँ पर ट्रेड कर पाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये पता चल चुका था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी कैपेबल है कि वो धीरे धीरे अपनी टेरिटोरियल पावर बढ़ा रही है इंडिया में। तो सिंपल सी बात है, वो इस चीज़ को बढ़ाने ही वाले हैं कि ठीक है अब आप रूल करो, हम तो आगे रूल ही करेंगे, तो बहुत अच्छा कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। नेक्स्ट इसका फीचर था कि कमांडर इन चीफ जो है ना, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे। हाँ, उनको अपॉइंट कर दिया जाए तो एक अलग बात है, बट ऐसा नहीं होगा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है उसके जो कुछ मेंबर्स हैं उसी में से कोई अपने आप बन जाए। उनको अगर अपॉइंट कर रहा है, उनको अपॉइंट कर दिया जाए तो वो केस छोड़कर, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट जो फीचर है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ, इनकी सैलरी, इनके एक्सपेंसेस वो कहाँ से पे किए जाएंगे? तो वो पे किए जाएंगे इंडियन रेवेन्यू से। कहने का मतलब है इंडिया से जो रेवेन्यू निकलेगा वहाँ से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी दी जाएगी, उसके स्टाफ की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे देखिए वो कह रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया था। हमने देखा था ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया में जो कंपनी के टेरिटरीज हैं या इंडिया में जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉच कर रहा होता है, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो कह रहा है इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल अफेयर्स कंपनी के हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जिन ऑफिसर्स को ब्रिटिशर्स ने बिठाया उनकी सैलरी भी इंडिया ही पे करे, है ना। समझ रहे हो? यहाँ पे वही बात है ना कि आप हम पे नजर भी रख रहे हो, है ना, आप मेरे लिए गलत भी कर रहे हो, आप मुझे को रोल कर रहे हो और हम सैलरी भी आप ही को दे रहे हो, सैलरी भी आप हम ही से ले रहे हो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ये करते थे। तो ये एक फीचर था इनका 1793 का। तो ये टोटल 5 फीचर्स हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? देखो हमने एक चीज़ सीखी थी कि ब्रिटेन ना अब कंपनी को ये बता देता है कि देखो आप आए तो थे ट्रेड पर्पस के लिए, लेकिन अब आपको ये बात समझनी होगी कि हम आपको इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। मतलब ये है कि अब आपको ट्रेड पर ध्यान ना देकर धीरे धीरे रूल करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा मोटो यही है, हमारा एम है इंडिया पे रूल करना। और हमने आपको मोहरा बना के भेजा है, आप गए हो इंडिया में तो स्टार्टिंग तो आप ही करोगे, है ना। तो पहला जो यहाँ पे फीचर होता है इसका 1813 में पहली चीज़ ये करते हैं कि ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी किधर मूव कर रही थी, कंपनी जा रही थी धीरे धीरे रूल करने की तरफ, तो धीरे धीरे ट्रेड को कम करना पड़ेगा ना, और अचानक से तो खत्म नहीं कर सकती कि इंडियंस को पता चल जाता। तो कंपनी से क्या बोला कि देखो आपके कान में हम ये बात बोल रहे हैं तो आप धीरे से समझना है इसको, है ना, और आपकी हम मोनोपोली ख़त्म कर रहे हैं तो अब नाराज मत होना। क्यों? क्योंकि आपको हम इससे भी बड़ा काम दे रहे हैं ना, इससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, और वो है रूल करने की। और ट्रेड का क्या, ट्रेड तो दूसरी कंपनीज भी कर लेंगी, ब्रिटेन से जो दूसरी कंपनीज आएंगी वो ट्रेड कर लेंगी, वो रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगी, है ना। लेकिन आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो, आप रूल करने की तरफ बहुत अच्छे से जा रहे हो, तो आप ये काम संभालो, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसको ख़त्म कर देते हैं। बट ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि ठीक है साहब आप जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे होगे, लेकिन ना 2 चीज़ों से मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो उसको मत छीनिए आप मुझसे, वहाँ पे मोनोपोली बरकरार रहने दीजिए। तो कंपनी ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, तो कंपनी कहती है देखो पहला तो चाय में ट्रेड और दूसरा चाइना के साथ ट्रेड, ये 2 चीज़ें छोड़ दीजिए, बाकी मोनोपोली ख़त्म कर देंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ब्रिटिशर्स मान जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आपकी ट्रेड मोनोपोली ख़त्म तो कर रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ें छोड़ दे रहे हैं, एक्सेप्ट ट्रेड ड्यूटी एंड विद चाइना। अब ट्रेड मोनोपोली तो ख़त्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की,
अब ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि रूल तो हमें करना है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने मोहरा बना रखा है, वो धीरे धीरे रूल की तरफ बढ़ेगा, लेकिन हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा। हमें क्या सोचना पड़ेगा? हमें इंडिया के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या? देखो, इंडिया के लोग जो हैं वो इतना रिलीजन से जुड़े हुए हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, रिलीजियस चीज़ों को मानते हैं, पुरानी प्रथाओं से जुड़े हुए हैं, उन पर हम कैसे रूल करेंगे, है ना? वो हमारी बातें मानेंगे ही नहीं। तो उनके दिमाग में एक खुराफात और आता है, और वो क्या करते हैं? क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करते हैं, और क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते हैं? इंडिया के लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाने लगते हैं। और क्रिश्चियनिटी सिखाने में क्या होगा? बोलेंगे देखो, आप हिंदू हो, लेकिन आप जो ये चीज़ें कर रहे हो ना रिलीजियस, ये ठीक नहीं है। हमारा जो क्रिश्चियन धर्म है वो बहुत अच्छा है, और हमारे यहाँ ऐसे होता है, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करो या आप क्रिश्चियन बन जाओ तो आपको इतना पैसा भी हम देंगे, है ना? और धीरे धीरे आप ये जब चीज़ें फॉलो करोगे ना, आप ये चीज़ें करोगे तो आप एकदम थोड़ा जेंटलमैन दिखोगे, आप थोड़ा डिफरेंट दिखोगे लोगों से। इंडिया के लोग बेचारे मासूम से मान गए, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज का काम क्या था? इंडिया को रिलीजन से थोड़ा सा हटाना, ताकि उन पर रूल करना थोड़ा सा आसान हो। नेक्स्ट एक और खुराफात इनके दिमाग में सोचती है, और वो होती है इंडियंस को एजुकेट करने की। 1 लाख का बजट लेकर आते हैं इंडियंस के एजुकेशन के लिए, और वो भी किस टाइप की एजुकेशन? वेस्टर्न एजुकेशन। क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये पता था कि कल को हमें इंडिया पे रूल करना है, और इंडिया पे रूल करने का मतलब है कि इंडिया में बहुत सारे हमें ऑफिसर्स चाहिए होंगे, IAS ऑफिसर्स चाहिए होंगे, या डिफरेंट लेवल के ऑफिसर्स चाहिए होंगे। तो हम कब तक ब्रिटेन से लेकर आएंगे? हमें तो इंडिया से ही उनको एम्प्लॉय करना होगा, ठीक है। तो इंडिया को संभालने के लिए जो ऑफिसर्स चाहिए होंगे वो पढ़े लिखे होने चाहिए, और वो वेद पुराण पढ़ के तो हमारे अंडर में काम कर नहीं सकते। तो उनको किस टाइप की एजुकेशन देनी होगी? उनको देनी होगी वेस्टर्न एजुकेशन। तो इसलिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? 1 लाख का बजट लेकर आते हैं कि हम अब इंडियंस को एजुकेट करेंगे। और इंडिया को क्या लग रहा था कि ओ माय गॉड, ब्रिटिशर्स हमारे लिए इतने अच्छे हैं कि वो हमें ही एजुकेट करने आ रहे हैं। बट उनके पीछे का मोटिव क्या था? क्योंकि वो हम पर रूल करना चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि इंडियंस जो हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन उनको मिले, ताकि वहाँ से हम ऑफिसर्स भी निकाल सकें, प्लस उन पर रूल करना और ज़्यादा आसान हो जाए। क्योंकि जब हम उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन देंगे तो वो थोड़ा जेंटलमैन बनेंगे अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। और जब वो जेंटलमैन बनेंगे तो वो हमारी बातें बहुत ईजिली समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये तीसरा फीचर था, इसका तीसरा मोटिव था। नेक्स्ट ये क्या करते हैं? अब क्योंकि इन्हें रूल करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ये खत्म कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये क्या कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी है अब किस पे? कंपनी की टेरिटरीज पे, जो इंडिया में कंपनी ने एक्वायर की थी। कंपनी ने जो इंडिया में कुछ टेरिटरीज एक्वायर की हैं, ब्रिटिश क्राउन ये बता देता है, ब्रिटेन ये बता देता है कि ये अब हमारी सोवरेनिटी में है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सोवरेनिटी है, अब हम जो चाहेंगे वो इस एरिया में करेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो इसका फीचर आता है वो होता है कि ये ऑथोराइज करते हैं लोकल गवर्नमेंट को। इन्होंने सोचा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं छोटे लेवल से, है ना। तो लोकल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? देखो, टैक्सेस लगा दो लोगों पे, और हाँ, अगर कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है पनिश करो उसको, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होता है कि छोटे लेवल पे करके देखिए, एकदम से इंडियन लेवल पे नहीं कर सकते ना, जनता भड़क जाए, तो लोकल लेवल पे करके देखते हैं, क्योंकि हमें रूल करना है आगे। तो एक फीचर ये भी होता है 1813 चार्टर एक्ट का, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं चार्टर एक्ट 1813 के। थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में पढ़िए इसको, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाएँ और इजीली आप उसको याद कर पाएँ, और हर एक फीचर के पीछे ना मोटिव क्या था वो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो अब जो नेक्स्ट एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हमने अभी तक 1813 में ये देखा कि ब्रिटेन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको आगे चल के रूल करना है। ये जो मैंने बोला, ये यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा। देखिए होता क्या है, ये जो स्टेप है ना 1833 का जो चार्टर एक्ट है, ये फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। कैसे? अभी तक हमने ये देखा कि 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुके होते हैं, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। अब होता क्या है, इस स्टेप में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और बंगाल से ये इंडिया तक पहुंच गए। क्या सेंट्रलाइजेशन का और कोई स्टेप भी हो सकता है? इससे बढ़कर उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें फाइनली यही चाहिए था कि वो इंडिया लेवल पे रूल करें, ठीक है। तो फाइनली जो गवर्नर जनरल होते हैं वो इंडिया के हो जाते हैं, और वो हर सिविल और मिलिट्री पावर इन्हीं के पास रहती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास।
तो सिंपल सी बात है, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं तो बाकी तो सब सबऑर्डिनेट हुए, पूरे ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करेंगे। चलो ठीक है, अब होगा क्या, एक पीएम टाइप कुछ बन चुका है, ठीक है, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है, तो उसको कुछ रूल करने के लिए नियम भी तो लाने होंगे ना, लेजिस्लेटिव भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो अब होगा क्या, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब उनके पास लेजिस्लेट करने की पावर्स आ गई हैं, अब उस पर उनके पास नियम बनाने की पावर्स आ गई हैं, और वो जब नियम बनाएंगे तो क्या होगा, वो नियम अब रेगुलेशन ना कहला के एक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं, उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स भी दी जा रही हैं। मतलब कहने का ये है कि अब उनके जो सबऑर्डिनेट हैं, बंगाल हो गया या बॉम्बे हो गया या मद्रास हो गया, उन सब के पास ना लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं बचेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी इन्होंने ट्रेड मोनोपोली ख़त्म की थी 1813 में, अब उनकी कॉमर्शियल फंक्शन को ख़त्म कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है। अब फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल देंगे कि अब आपको ना ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, अब बंद करो ये ड्रामा, अब सीधे सीधे आ जाओ रूल करने पे, ठीक। तो अब ये कॉमर्शियल बॉडी ना होकर अब ये कैसी बॉडी हो गई, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब सिर्फ आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है, सिर्फ आपको पॉलिटिकल अफेयर्स देखना है, ठीक है। तो फाइनली ये उसी तरफ जा रहे थे और एक एक स्टेप मूव कर रहे थे। 1813 में हमने देखा ट्रेड मोनोपोली खत्म किए गए और कंपनीज को भी अलाउ कर रहे हैं ताकि वो ट्रेड पे फोकस कर सके और ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने पे फोकस कर सके। और अब यहाँ पे क्या किया, बोल ही दिया, ये देखो काम खत्म हुआ आपका, चुपचाप रूल करो, क्योंकि रूल करोगे तो फोकस करोगे ना, और रूल करना बड़ी जिम्मेदारी है भाई। अब आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दे रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको पूरी लेजिस्लेटिव पावर्स दे रहे हैं, तो केवल रूल करने पे फोकस करोगे तो अच्छा करोगे ना, ट्रेड का झंझट खत्म करो आप। सिंपल सी बात है, हम इंडिया को एजुकेट भी कर चुके हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को भी बुला चुके हैं, हम सारा प्लान तैयार कर चुके हैं, तो आपको तो रूल करना चाहिए। अब आपको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी कंपनीज को बुला चुके हैं, वो ट्रेड करेंगी, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे 1833 के, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। देखो ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को गवर्नर जनरल काउंसिल के। देखो हमने चार्टर एक्ट 1833 में देखा कि फाइनली जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी जाती है। कहने का मतलब है वो अब पूरी इंडिया के लिए लॉज बनाएंगे और ये राइट्स केवल उन्हीं के पास हैं। तो एक बात सोच कर देखिए, पूरे इंडिया के लिए लॉज बनाने हैं, पूरे इंडिया के लिए लेजिस्लेट करना है, तो क्या ये इजी होगा? इजी तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अब वो एक एक्ट लेकर आते हैं और इस एक्ट के थ्रू ये एक काम और करते हैं, ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस को और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं ताकि इंडिया पे रूल करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगी। नियम बनेंगे अलग, एग्जीक्यूट अलग किए जाएंगे, बिल्कुल अभी की तरह। जैसे लेजिस्लेट करने के लिए हमारी दिल्ली में संसद है, ठीक है, पार्लियामेंट है, बट एग्जीक्यूटिव कौन होता है? पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब होते हैं, ठीक है। पीएम का काम है चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, एमपीज का काम है लॉज को बनाना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे किया क्योंकि इनका आगे का प्लान बड़ा था, तो ये करना ही था। अब ये होता क्या है, अब एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है जिसको बोला जाता है मिनी पार्लियामेंट। मिनी पार्लियामेंट क्यों बोला जाता है कि ये काम तो देखो पार्लियामेंट का ही करेगी लॉज को बनाने का, लेकिन ये मिनी है, छोटी है, इसमें मेंबर्स बहुत कम हैं, तो इसलिए ये मिनी पार्लियामेंट हुई। अब देखो ये काम तो पार्लियामेंट का ही कर रही है, लॉज बनाने का ही काम करेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन क्योंकि ये छोटी है, इसमें मेंबर्स कम है, तो इसलिए ये मिनी पार्लियामेंट होगी, ठीक है। और इसमें 6 नए मेंबर्स को ऐड किया जाता है और उन 6 नए मेंबर्स में से 4 जो हैं वो लोकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि वो प्रोविंसेस से आते हैं, वो मद्रास से आते हैं, बंगाल से आते हैं, बॉम्बे और आगरा से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे है कि ये ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। ओपन कंपटीशन सिस्टम क्या होता है? देखो पहले जो सिविल सर्वेंट्स को चुनने का तरीका होता था वो तो होता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनको चुनते थे अपने मनचाहे कैंडिडेट को। तो यहाँ पे क्या होता था ना कि करप्शन के केस चांसेस बहुत रहते थे, है ना, कि किसी ने घूस दे दिया तो उनको IAS ऑफिसर बना दिया। तो फाइनली 1853 में ये हुआ कि ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ओपन कंपटीशन कहने का मतलब है कि इंडियंस भी अब
वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो सिविल सर्वेंट बनने का जो तरीका होगा वो फेयर होगा, मतलब एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उस एग्ज़ाम में सारे लोग बैठ सकते हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो चाहे वो इंडियंस हो, ताकि कंपटीशन जो हो फेयर हो और बराबर का हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, मैकॉले कमेटी। ये कमेटी थी कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज, 1854 में बनी। इसने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला सिस्टम खत्म करके अब फेयर या ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, ब्रिटेन ने एक काम और किया इस एक्ट के थ्रू, वो किया कंपनी की का जो रूल था उसको और एक्सटेंड कर दिया। ठीक, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइम लिमिट नहीं बताई। ठीक है, आप कुछ दिन के लिए आप कर तो सकते हो और रूल करो इंडिया में, लेकिन कब आप करो, ख़त्म हम कर देंगे वो हम आपको नहीं बताएं। जैसे पहले क्या होता था, 20 साल के लिए और कर लो ना, 15 साल के लिए और कर लो, तो यहाँ पर उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी। कहने का मतलब ये है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का समय आने वाला था, और समय आएगा 1857 में, क्योंकि इसके बाद जो हम एक्ट पढ़ने वाले हैं वो है 1858 का एक्ट, और वो होता है क्राउन रूल में, वो कंपनी रूल में नहीं होता। ठीक है, तो इनका समय यहाँ से ख़त्म होता है कंपनी का, तो इन्होंने बोल ही दिया है। ठीक है, तो ये सारे हैं फीचर्स हैं इसके चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के, एक बार आप इनको देख लीजिएगा।